अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप लोगों के उस प्यार भरे फीडबैक का। जो आपने लास्ट राज का प्रोग्राम देखा तो उसको ना सिर्फ वीडियो को आप लोगों ने लाइक किया बल्कि दोस्तों के साथ शेयर किया और बड़े ज़बरदस्त प्रोग्राम के नीचे भी कमेंट्स दिए और मेरे व्हाट्सएप पे ही। जब आप लोग इस तरह का फीडबैक देते हैं तो हम लोगों की जो मेहनत होती है उसका हमें सिला मिल जाता है। वीडियो को लाइक जब आप करते हैं, दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, तो हम लोग जब अपनी जान को इतना रिस्क में डाल रहे होते हैं आपकी ही फरमाइश पे, क्योंकि मैंने बहुत अरसा हो गया था राज छोड़ दिया था और लेकिन आप लोगों का बार बार फीडबैक आ रहा था कि नहीं राज आप दोबारा शुरू करें। तो मैंने आप लोगों के कहने पे ही राज शुरू किया। तो फिर जब राज शुरू हो गया तो फिर ये भी एक ख्वाहिश होती है कि आप लोग वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आप लोग जब मोहब्बत का इज़हार करते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। थैंक यू सो मच। आज की स्टोरी एक मैंने एपिसोड रिकॉर्ड किया था बहुत पुराना, मुल्तान से तकरीबन कोई 2.5 घंटे का या 2 घंटे का फासला हम तय करके गए थे। इब्रार साहब हमें लेके गए थे, मुझे ये याद है। वहाँ पहले मैं आपको थोड़ा सा उस प्रोग्राम के बारे में बता दूँ। उस प्रोग्राम में हमने रिकॉर्ड क्या किया था मुझे आज भी याद है। मेरे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम जो मैं भूलता नहीं हूँ, याद रहते हैं। वैसे तो कई एपिसोड कर चुका हूँ, लेकिन उस प्रोग्राम की ख़ास बात यह थी कि मेरे साथ एक लड़की थी, शायद शान ज़ैनब उसका नाम था, गेस्ट के तौर पे। और हम एक कब्रिस्तान के अंदर गए थे जो आबादी से बहुत दूर था, वीराने में था। आबादी एक थी दूर, उसका एक छोटा सा कब्रिस्तान और भी था, लेकिन ये एक ऐसा कब्रिस्तान था जो बहुत पुराना था। लावारिस कुछ लाशें होती थी तो वहाँ पे दफना देते थे, लेकिन कब से बना था, क्या उसकी हिस्ट्री थी, ये किसी को भी नहीं पता था। काफ़ी साइन रिकॉर्ड किए थे उस कब्रिस्तान के अंदर हमने। मेरा कैमरामैन शुरू में डर गया था। उसके बाद शेडो एक बहुत बड़ा हमने रिकॉर्ड किया था। बहुत सारे यहाँ पे साइन थे। एक ऐसा साइन था जो मैं आज तक भूला नहीं हूँ। वो साइन था एक कब्र के अंदर नहीं, कब्र के ऊपर से, यकीनन जो अंदर ही थी, आग निकल रही थी, जो हमें कैमरे में भी रिकॉर्ड हुई थी, हमारी आंखों में ने भी देखा था कि कब्र के अंदर से बंद थी, खुली हुई नहीं थी, लेकिन उसके अंदर आग लगी हुई थी। जब मैंने वो प्रोग्राम किया था तो मैंने कहा था एक राज है, रहने दे। बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किए थे उसके बारे में, तो मैंने कहा नहीं, इसका राज है, रहने दे। राज क्या था, आज दिल किया कि उस राज को आपके साथ शेयर करूं। जब मैंने वो प्रोग्राम किया था, बहुत सारे लोगों ने प्रोग्राम दिया था, तो उनमें ही सही उन्हीं इलाकों के कुछ लोगों ने ही मुझसे रब्ता किया। और उनमें से एक साहब जिनका नाम, सच्ची बात यह अभी इस वक्त मुझे याद नहीं होता तो मैं तब भी चेंज कर देता, रियल नाम ना बताता। उन्होंने मुझे कहा था कि जिस कब्र के अंदर आपने आग निकलती देखी है, इसकी एक दर्द भरी कहानी है, मैं आपको सुनाना चाहूँगा। और उन्होंने मुझे वो कहानी सुनाई। आज दिल कर रहा है एज़ इट इज़ वही कहानी आज आपको सुना दूँ। लेकिन उन्होंने उस वक्त एक बात कही थी कि ये कहानी मैं नहीं जानता कि आपको सुनानी चाहिए नहीं सुनाई नहीं चाहिए, लेकिन मेरे दिल में एक बोझ सा है, मैं चाहता हूँ इस बोझ को निकाल दूँ। आपका रूहानियत के साथ ताल्लुक़ है, आप लोगों का जादू वगैरह ख़त्म भी करते हैं, ये करते हैं, चीज़ें करते हैं, तो शायद किसी का भला ही हो जाए। मैं ये सोच के आज आपको कहानी सुना रहा हूँ, कोई नसीहत पकड़े शायद इस कहानी से, तो मकसद सिर्फ ये है आपको सुनाना। मैं कहा जी ज़रूर सुनाइए। उन्हें कहा मैं और शौकत बहुत अच्छे दोस्त थे, गाँव में इकट्ठे हम एज थे। तो शौकत के काफ़ी जहाँ पे और दोस्त थे, वहाँ पे सबसे अच्छा उसका दोस्त मैं था। उसको सब शौकी कहते थे, लेकिन ये फ़र्ज़ी नाम मैं रख रहा हूँ। निकनेम ही भी उन्होंने बताया था, लेकिन मैंने इसी तरह नाम रख के फ़र्ज़ी नाम कर दिया है जिस तरह उन्होंने मुझे कहा था। तो जो शौकी था वो बहुत अच्छा लड़का था, माँ बाप का अकलौता बेटा था। ज़मीनें शमीनें थी, वहाँ से आमदन आ जाती थी, तो कोई पढ़ा नहीं, कोई ख़ास इस तरफ तवज्जो नहीं दी। और उसने अपनी एक वहाँ पे गांव के अंदर ही दुकान खोल ली। दुकान इस तरह की खुल रही कि और तो दुकानें थीं, लेकिन वो उसने जो माँ बाप को मजबूर किया और अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट, एक कोई टुकड़ा शुकड़ा बीच, मतलब उसका जो ज़मीन का था, उसने माँ बाप को कहा, बूढ़े माँ बाप थे, उन्होंने बेच दिया और उसको शॉप लगा के दी, जो काफ़ी बड़ी शॉप थी, मतलब करियाना ही कह लें, करियाना का जो स्टोर होता है, जनरल स्टोर। जवान हो चुका था और उसका स्टोर भी इसलिए ज़्यादा चल पड़ा, वहाँ पे छोटी छोटी शॉप्स थी, लेकिन उसने वहाँ पे इस तरह की एक शॉप लगा ली थी जिसके अंदर ज़्यादा सामान था। वो लोग जो शहर से कुछ सामान लेने के लिए जाते थे, थोड़ा सा वहीं पे अवेलेबल होता था, बाकी शहर से लेके आते थे, तो वो वहीं पे ही अवेलेबल लोगों को हो गया, तो इसलिए उसकी शॉप चल पड़ी। लोग शहर नहीं जाते थे, वहीं उसकी शॉप से ख़रीद लेते थे। दुकान बहुत अच्छी उसकी चल रही थी।
वो बिल्कुल ठीक था, हमारे साथ भी कंपनी करता है, जब रात को शॉप बंद करता कभी कभी हमारे साथ बैठ जाता, दोस्तों के साथ बैठ जाता। जिन्होंने स्टोरी सुनाई है वो कह रहे हैं मेरे साथ एक ज़्यादा ताल्लुक था, तो मुझसे दिल की हर बात शेयर कर लेता था। मुझे अक्सर कहता होता था मैं एक ऐसी लड़की से शादी करूंगा जो हूर परी होगी, जो शहजादी होगी, जो बहुत खूबसूरत होगी। उसके लड़की के मामले में जो ख्वाब थे वो बहुत ही, यूं कह लीजिए, किसी परिस्तान से आई हुई परी के बारे में मैं सोचता था। एक दिन अपनी ये स्टोरी एंड पे उसने उसको सारी सुनाई, तो मैं सीक्वेंस जो है उसी तरीके ही सुना रहा हूँ। बहुत सारे जो सवालात आपको मैं पहले ही कह देता हूँ पैदा होंगे, एंड में आपको जवाब मिल जाया करता है, तो एंड तक कहानी सुना करें। वो कहते एक दिन वो अपनी शॉप पे बैठा हुआ था कि एक लड़की कहें या खातून कहें उसकी शॉप पे सामान लेने के लिए आई। उसने वैसे तो नकाब किया हुआ था, लेकिन इतना वो ज़रूर जानता था कि इस इलाके में जितनी भी ख़वातीन हैं मेरी यकीनन सब देखी हुई तो हैं, थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ ये कौन है, ये यहाँ की लग नहीं रही। जिस तरह वो कह रहा है वो उर्दू बोल रही थी, हमारी लैंग्वेज एक उस इलाके की थी, थोड़ी सी उर्दू से चेंज थी, तो वो जितना साफ़ उर्दू बोल रही थी और जिस तरह उसने सौदा लिया, सारा कुछ लिया, मैंने उसको सारा सामान दिया और वो चुप करके लेके चली गई। मेरे दिल में तजस्सुस पैदा हुआ, शौकी के दिल में, कि यार ये कौन थी। कुछ दिनों के बाद वो भूल गया बात को, वो दोबारा सौदा लेने आई और आज सौदा लेते हुए शौकी की सारी तवज्जो उस खातून की तरफ थी कि ये कौन है। बहुत फेयर कलर, अच्छा आंखें नज़र आ रही थी। वैसे उसने हाथ से यूँ नकाब किया हुआ था, जो शहरी स्टाइल था, देहात का नहीं था, और हाथ जो उसके नज़र आ रहे थे बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही गोरे और बहुत ही खूबसूरत बहुत खातून। तो सौदे लेते लेते पता नहीं क्या हुआ कि उसका वो जो पल्लू था, वो जो उसने चेहरा छुपाया हुआ था, वो नीचे गिर गया। जब जैसे ही वो नीचे गिरा तो शौकी का सांस ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे रह गया। ये तो वही हूर परी, परिस्तान से आई हुई परी थी जिसके बारे में वो ख्वाब सोचता था, जिसके उसने सपने देख रखे थे। वो इतनी हसीन और जमील थी, वो लगता था इस दुनिया से नहीं किसी और दुनिया से आई है। उस लड़की ने, उस खातून ने जल्दी से अपना मुंह दोबारा से ढांक लिया, लेकिन वो देख चुका था ढांपने से पहले ही उस चेहरे को, और उसके दिल की धक 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 दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वो सामान लेके तो चली गई, लेकिन उस रात शौकी सो नहीं सका। वो जो एक अच्छा लड़का था जिसके अंदर कोई बुराई नहीं थी, अब वो दिल के हाथों इतना मजबूर हो चुका था कि रात सारी ना सिर्फ सो सका, बल्कि अब मुसलसल काम पे तवज्जो कम होती और उसकी निगाहें इंतज़ार करती उस हूर परी का कि वो कब आएगी। और काफ़ी दिन वो हूर परी उसकी शॉप पे ना आई। यही बात उसने बैठ के एक दिन अपने उसी दोस्त को, जिन्होंने स्टोरी सुनाई है, दोस्त का नाम फ्याज रख लेते हैं, फती फ्याज को, उसने बताया कि मैंने एक हूर परी को देखा है जो बहुत ही हसीन व जमील है और परिस्तान से आई है, मैंने उससे शादी करनी है। मैंने ठान लिया है, मुझे जब से मैंने उसको देखा मुझे उससे इश्क सा हो गया है, मोहब्बत में नहीं जनून सा, इश्क सा हो गया, मैंने उसी से शादी करनी है। लेकिन अभी वो दोबारा आई नहीं। तकरीबन इस बात को 2-3 महीने गुजर गए और 2-3 महीने वो कहता है बेचैनी के साथ शौकी ने गुजारे। उसको दिन रात का सुकून ख़त्म हो गया और आखिरकार एक दिन वो शॉप पे आ ही गई। अब इसने ठान ली हुई थी कि अब की बार वो आई तो मैं उससे पूछूंगा ज़रूर कि वो कौन है, किस घर से आई है, मैंने उसको पहले कभी देखा नहीं, वो क्या है। और जब वो आई, उसने सौदा लिया, तो वो उसने आखिरकार उससे पूछ लिया आपको पहले कभी देखा नहीं, आप कहाँ से आई हैं। वो आगे से खामोश रही। उन्होंने कहा अगर आप बुरा ना माने, आपसे मैं पूछ सकता हूँ, मैं सारे देहात को जानता हूँ इस छोटे से, आप किस घर से आती हैं। उसने कहा मेरे कितने पैसे बने हैं। उसने कहा नहीं मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा। तो उसने कहा ठीक है, ये सामान पड़ा हुआ है, मैं नहीं लूँगी, या आप पैसे बताएं मैं सामान लूँगी। लग रहा था कि उस औरत को ये सब कुछ बुरा लग रहा है। उसने कहा आप ले जाएं। तो उसने सामान छोड़ा कि अगर पैसे नहीं लेने, तो उस और खातून ने सामान छोड़ा और वापस चल पड़ी। वो एकदम से बेचैनी बेकरारी के आलम में अपनी शॉप से उठा और उसके पीछे पीछे चल पड़ा। औरत ने भांप लिया कि वो उसके पीछे पीछे आ रहा है, लेकिन वो फासला रख के आ रहा था। वो देखना चाह रहा था कि कौन सा घर है, किस तरफ जाती है, ताकि देखने वालों को ये भी ना पता लगे, उस गांव वालों को, कि ये उसका पीछा कर रहा है। चलते चलते जब वो आबादी से थोड़ा सा दूर हो गए थे, कि उनका घर थोड़ा सा उस आबादी से हट के था, तो मजबूर हो गई, रुक गई और उसने पीछे मुड़ के देखा और उसको कहा आप मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं। उसने कहा मैंने आपसे पूछा था आप किस घर से हैं।
उसने कहा मैं जिस घर से भी हूं, आपको इससे क्या मतलब? उसने कहा है मतलब। तो आगे से खामोश रही है सुनने के लिए कि बताता क्या है, क्या मतलब है आपका? उसने कहा मैंने जब से आपको देखा है मैं जनूनी सा हो गया हूँ, मैं पागल सा हो गया हूँ, मुझे आपसे इश्क हो गया, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ है। मैं एक नेक ख्वाहिश रखता हूँ, मेरे दिल के अंदर एक नेक ख्वाहिश है, मैं आपसे शादी कर लूँ। मैं कोई आपसे गलत बात नहीं करूँगा, सिर्फ इतना कहूँगा कि मैं आपसे शादी करना चाह रहा हूँ। उस औरत ने जो नीचे की तरफ देख रही थी मुंह करके, उसने शौकी की तरफ देखा और कहा मेरे भाई, मैं शादीशुदा हूँ, मेरी शादी हो चुकी है और मेरी शादी मेरी वालदैन की मर्ज़ी से हुई है। अगर ना भी हुई होती तो मैं तब तक आपसे शादी ना करती जब तक मेरे वालदैन ना कहते, क्योंकि शादी का फ़ैसला मैंने अपने वालदैन पे छोड़ा हुआ था। उन्होंने जहाँ पे मेरी शादी की मैं उस रज़ा पे राज़ी हूँ। अगर आपको भी करनी होती तो आप मेरे माँ बाप के पास जाते, मेरे पास नहीं। लेकिन क्योंकि मैं किसी की अब इज़्ज़त हूँ, किसी की ज़ौजा हूँ, तो आज आपको पहली और आखिरी बार कह रही हूँ, आज मेरा पीछा किया, दोबारा मेरा पीछा मत कीजिएगा। और ये कह के वो चल पड़ी। वो काफ़ी देर खड़ा रहा, जब वो दूर चलेगी तो अब उसने छुप छुप के उसका पीछा करना शुरू कर दिया कि वो आकर देख तो लो वो रहती कहाँ है। अब फासला इतना ज़्यादा था कि वो मुड़ के देखती भी सही तो वो छुप जाता, वो इस अंदाज में जा रहा था कि उसको देख ना पाए। और जब 2-3 दफ़ा उस खातून ने मुड़ के देखा तो उसको वो पीछे नज़र नहीं आया, तो वो शायद समझी कि वो चला गया है। आखिर वो अपने घर की तरफ चल पड़ी और जब वो अपने घर में दाखिल हुई तो वो समझ गया ये है उसका घर जहाँ पे वो रहती है। अब उसके दिल के अंदर एक और बेचैनी बेकरारी शुरू हो गई कि इसके बारे में मैं बायोडेटा तो लूँ, इसका पता तो करूँ कौन है, क्या है, किस तरह है। करते करते गांव वालों को पता होता है कि कौन सी खातून, कौन सी वहाँ पे ऐसी बूढ़ी या कुछ है जिनको थोड़ा सा खिला पिला दिया जाए तो उनसे इन्फॉर्मेशन ली जा सकती है। उसकी दुकान पे ऐसी एक बूढ़ी आती थी और उसको बिठा के उस दिन उसने बड़ी इज्जत दी, बोतलें शोतलें पिलाई, प्रोटोकॉल दिया और उससे पूछा खाला वो जो आए हैं वो कौन है? तो खाला ने उसको सारी डिटेल बता दी कि उसका नाम ये है, शोहर उसका शहर कमाने के लिए जाता है, गरीब सी पहन ली है, बहुत गरीब भी नहीं है, ठीक है, गुजारा अच्छा हो जाता है। और इस तरह सारी डिटेल पता लग गई। अब उसको उसका नाम भी पता लग चुका था और उसने यहाँ तक उसको वो बता चुकी थी कि ये किसकी बीवी है, इसकी माँ का नाम क्या है, इसके शोहर की माँ का नाम क्या है। वो एक एक चीज़ उसको बता चुकी थी। गाँव के अंदर ऐसी बहुत सारी ख़वातीन होती हैं जिनको सारी हिस्ट्री पता होती है, थोड़ा सा आप उनसे पूछें वो सारा बता देती हैं। उनको सारा बता चुकी थी। खाला को उसने आयु भगत ऐसे की कि खाला शायद आगे भी कहीं से इन्फॉर्मेशन लेनी हुई तो खाला मेरे काम आएगी। उसने और खाला को जाते हुए चीज़ें भी पकड़ा दी। खाला को नहीं पता था वो क्या उससे पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है, वो सरसरी समझी वैसे ही। और खाला को जब वापसी उसने चीज़ें वगैरह भी पकड़ाई तो खाला दुआएं देते हुए इसके सर पे रखते हुए खुश होकर चली गई। अब वो इंतज़ार में रहा कि वो दोबारा आए, वो उससे बात कर सके। लेकिन एक बात वो कह गई थी कि पहली और आखिरी दफ़ा मेरे पीछे मत आना, तो उससे अंदाज़ा उसको हो गया था वो उसकी शॉप पे नहीं आएगी। खाला भी बता चुकी थी उसका शोहर शहर जाता है, इसलिए कभी कभी शायद वो आ जाती हो आपसे सौदे भी लेने या दूसरी दुकान पर भी जाती है। जब उसने देखा 3-4 महीने वो नहीं आई तो वो समझ गया अब वो नहीं आएगी। अब वो बेचैन होकर भागा, करूँ तो क्या करूँ। अब उसके पास एक ही हल था, मुझे इसको हासिल करना है। उसके अंदर एक इश्क, एक जुनून हो चुका था उसको हासिल करने का। खाला ने एक दफ़ा आके उसको बताया कि 5 महीने बाद वो उसका शोहर, उसने कहा खाला वो नज़र नहीं आई, ये है वो है। उसने तरीके से खाला से पूछा तो खाला ने बताया वो जो दूसरी छोटी शॉप नहीं है वो वहाँ से सौदे ले लेती है। बस अब वो बेचैन हो गया कि उस शॉप पे जाए तो मैं उसका पीछा करूं। अब उसकी तवज्जो शॉप की तरफ कम थी और उस खातून की तरफ ज़्यादा थी। वो शॉप से उठता जाके चक्कर लगा के आ जाता, कहीं वो आई तो नहीं, क्योंकि उसको टाइम याद था कि वो इस टाइम मेरे पास आई थी, यकीनन वो इस टाइम आती होगी। और एक दिन बाई चांस ऐसा हो ही गया कि वो शॉप से, उसी छोटी सी दुकान से सामान लेके निकल रही थी, वो उसके पीछे पीछे चला गया। फिर उसने उसका रास्ता रोका और उसने कहा मुझे पता है तुम्हारा नाम ये है, ये है, ये है, ये है, तुम्हारी हिस्ट्री, और तुम कोई खुशहाल नहीं हो, तुम्हारे पास कोई ज़्यादा ज्वेलरी नहीं है, पैसा नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं है, अच्छा घर नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ, मेरे पास कारोबार भी है, मेरी बहुत सारी ज़मीनें भी हैं, मैं ज़मीनें भी तुम्हारे नाम कर सकता हूँ, कारोबार नाम कर सकता हूँ, सब कुछ तुम्हारा होगा, तुम मुझसे शादी कर लो। उसने कहा मैंने तुम्हें कहा था मेरा रास्ता मत रोकना, तुम्हें क्या मैंने बताया नहीं कि मैं तो शादीशुदा हूँ। उसने कहा इसलिए तो कह रहा हूँ, उससे तलाक ले लो और मुझसे शादी कर लो।
वो खातून खामोश रही। उसने दोबारा कहा, मैं तुम्हें फिर ऑफ़र करता हूँ, तुम जो मुंह से निकालोगी मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ, तुम मुझसे तलाक लो और मुझसे शादी करो। वो एकदम से पलटी और उसने उसको मुंह पे थप्पड़ मार दिया। वो इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था कि वो एक नाजुक सी, एक खूबसूरत सी, एक चलचल सी, एक इंतहाई खूबसूरत हाथों वाली खातून उसको थप्पड़ भी मार सकती है। जब उसको थप्पड़ पड़ा तो एकदम से वो मुड़ी और अपने रास्ते की तरफ चल दी। बजाय इसके कि उसको शदीद गुस्सा आता, उसको गुस्सा तो आया लेकिन वो वाला नहीं, ये गुस्सा आया कि अब और ज़िद बन गई है इसने मेरी शादी के ऑफ़र को ठुकराया है, गुर्बत में भी खुश है और मुझे थप्पड़ मारा है, अब तो मैं बदला लेके रहूँगा और बदला ये है कि मैं इससे शादी ज़रूर करूँगा। अब उसने फैसला किया कि मुझे किसी ऐसे पीर को ढूंढना है, ऐसे आमिल को ढूंढना है, ऐसे जादूगर को ढूंढना है जो मेरी इससे शादी करा सके। पता करते करते किसी ने उसको बताया कि फ़लाँ जगह के अंदर, फ़लाँ जगह पे एक बाबा जी हैं, बड़े पहुँचे हुए हैं, वो ये काम कर सकते हैं। वो बाबा जी के पास पहुँचा और बाबा जी को कहा, दिल के हाथों मजबूर हूँ, किससे शादी करना चाहता हूँ, और सारा किस्सा बयां कर दिया और कहा मुझे वो हर सूरत में चाहिए, बताइए आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं। बाबा जी ने वही आमलों वाले जो तरीके होते हैं, इसके लिए ख़र्चा होगा, इतना ख़र्चा होगा, ये होगा। उसने कहा मैं सारे खर्चे देने को तैयार हूँ, आप मेरा बस काम कर दीजिए। बाबा जी ने कुछ पैसों का तकाजा किया, उसने फ़ौरी तौर पे दे दिए। सामान मंगवाया, वो भी उसने ला के दे दिया। बाबा जी को समझ आ गई कि ये पैसे वाली पार्टी है, मैं इससे पैसा खा सकता हूँ। अब बाबा जी ने उसको कहा तुम्हें चिल्ला करना होगा, लेकिन अभी नहीं, पहले ये तावीज़ हैं, ये सारे इस तरह करो, इस तरह करो, इस तरह करो, फिर मैं तुमसे चिल्ला भी करवाऊँगा। ताकि बाबा जी के जहन में था कि मैं इससे काफ़ी पैसे बटोर लूँ। पैसे बटोरते रहे और वो भी तब तंग आने लगा तो उसने कहा बाबा जी मैं कब चिल्ला करूँगा, मेरी दुकान, मेरा कारोबार ख़त्म हो रहा है, मैं आ जा रहा हूँ, मुझे चिल्ला करना है डायरेक्ट। तो बाबा जी ने कहा उस चिल्ले से पहले तुम्हें एक बहुत बड़ा हदिया देना होगा, क्योंकि वो बहुत ख़तरनाक चिल्ला है जो मैं तुमसे करवाने जा रहा हूँ। उस चिल्ले में गलती की सूरत में तुम्हारी भी जान जा सकती है, मेरी भी जान जा सकती है, क्योंकि मुझे पीछे बैठ के देखना होगा। तो उसके लिए तुम्हें ये कुछ करना पड़ेगा, इतने बकरे मुझे ला के देने होंगे और उसके बाद तुम्हें ये कुछ करना पड़ेगा। जब उसने सुना कि ये कुछ करना पड़ेगा तो वो एकदम से दहल गया, डर गया। बाबा जी ने पूछा क्या तुम तैयार हो? तो उसने कहा बाबा जी मुझे एक दिन सोचने के लिए दें। उसने कहा ठीक है, कल मेरे पास अगर हो इतना पैसे लेके मैं बकरे लूँगा और सारा कुछ ये करके मेरे पास आके मुझे बताना तुम तैयार हो, तो फिर मैं अगला कदम बताऊँगा। वो घर गया, वो परेशान था। बाबा जी ने जो कुछ कहा था वो बहुत खौफनाक था। उन्होंने कहा था तुम्हें घर के अंदर बैठ के चिल्ला करना होगा। उसने कहा मेरे माँ बाप रहते हैं उस घर में। तो उसने कहा तुम्हें उनको गोली खिला देनी होगी चाय में मिला के, वो रात को जब पिएंगे चाय तो वो बेहोश हो जाएंगे, सुबह तक उनको होश नहीं होगा, तुम बैठ के चिल्ला करना। लेकिन चिल्ले के लिए शर्त ये थी कि तुम्हें नापाक होके जाना है। एक गुनाह था, गुनाह कबीरा, वो करना था और उसके बाद बैठ के वो चिल्ला करना था। वो इसलिए एक दिन का टाइम लेके गया था कि ये कैसी फरमाइश थी। वो जो गुनाह कबीरा करना था वो गलाजत सी थी जो उसने करनी थी, और उसके बाद बैठ के उसने वो पढ़ना था। बाबा जी ने कहा था 21 दिन तुम्हें ये चिल्ला करना होगा और 21 दिन में तुम्हें हर तकरीबन 4 औरतों से ताल्लुक़ बनाना पड़ेगा। शादी नहीं करोगे, उनके साथ ताल्लुक़ बनाओगे, और जब उनके साथ जिस्मानी तुम्हारा ताल्लुक़ बनेगा तुम नापाक हो जाओगे और उसके बाद बैठ के तुम रात को वजीफ़ा करोगे। अगली रात दूसरी औरत के पास जाओगे, जिस्मानी ताल्लुक़ बनाओगे, नापाक हो के आओगे, वजीफ़ा करोगे। तीसरी रात अगली के पास, चौथी रात अगली के पास, पाँचवीं रात फिर पहली से के पास आ जाओगे। अब ये एक मुश्किल मरहला था उसके लिए कि ये मैं कैसे करूँगा। ये मैंने आज तक ऐसा सोचा नहीं, मैंने किया नहीं, लेकिन रात सारी सोचते वो थप्पड़ भी याद आता, वो हसीन चेहरा भी याद आता, वो परिस्तान से आई परी भी याद आती, और सुबह उठते ही वो फैसला कर चुका था मुझे उसको हासिल करना है। लेकिन अब ये था कि वो 4 औरतों का मैं बंदोबस्त कैसे करूँगा। इस गांव में मैंने रखी, मैंने गांव में कुछ किया तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी, मैं क्या करूँ। वो बाबा जी के पास पहुँचा और बाबा जी से उसने ये जिक्र किया कि मैं करने को तैयार हूँ, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन ये मैं कैसे करूँगा। तो बाबा जी ने उसको कहा ये बंदोबस्त हम आपके लिए कर देंगे, लेकिन उसके लिए भी आपको पैसा देना होगा।
मतलब बाबा जी ने डायरेक्ट उसको खुद नहीं कहा, बाबा जी ने कहा ये मसला आप मुजेरे की तरफ, मतलब मुजेरा कह रहा हूँ, वो जो उनके वो होते हैं वो चेले वेले, उसकी तरफ इशारा किया, उससे रजू करो, वो शायद तुम्हारी कोई मदद कर दे। तो वो उसकी तरफ गया, तो उसने अपनी तरफ से तो इस तरह अंदाज में कहा जैसे बाबा जी को पता ना लगे। उसने कहा ये काम बहुत मुश्किल है, हो नहीं सकता, बाबा जी ने हुक्म किया, मैं तुम्हारी खातिर कर देता हूँ, लेकिन तुमने बाबा जी को बताना नहीं है, क्योंकि उनका हुक्म है कि किसी तरीके इस मसले को हल करना है, तो मैं खुद तुम्हारा मसला हल करता हूँ, बाबा जी को नहीं बताना इस बात का कि मैंने तुम्हारा मसला हल किया। उसने कहा हाँ ठीक है, कैसे हल करोगे? उसने कहा मैं तुम्हें मकान भी प्रोवाइड कर दूंगा और इस तरह की 4 खवातीन भी। असल में तो बाबा जी और ये मिले होते हैं, लेकिन शो इस तरह करवाते हैं कि ये हम मिले हुए नहीं है, मैं तो तुम्हारी खातिर कर रहा हूँ। तो उसने भी कुछ पैसे बटोरे कि इसके लिए इतना पैसे लगेंगे। उसने कहा ठीक है मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन जिम्मेदारी तुम्हारी होगी 21 दिन तक ये प्रोवाइड करना, ये सारा करना। मैं कुछ चीज़ें स्किप भी कर रहा हूँ जान के, मकसद स्टोरी सुनाना है, इन बेहुदा बातों को नहीं। और जब सारे मामला तय हो गए तो गोलियां भी उसको उन्हीं बुजुर्गों ने, उस आमिल ने प्रोवाइड की कि ये इस तरह चाय में मिलानी है और उनको पिला देनी है। वो जुनून में, वो इश्क में इतना पागल सा हो चुका था, ऊपर से वो थप्पड़ और उसको हासिल करने की जुस्तजू, कि वो घर गया और उसके हाथ भी नहीं कांपे कि वालदैन को, वो बूढ़े वालदैन को वो गोलियां चाय में डाल के दे रहा था कि वो पिएं और वो रात सारी बेहोशी में सोए रहें। उसने अपने माँ बाप को चाय में डाल के पिलाई और उसके बाद जब वो सो गए अपने कमरों में तो समझ गया कि वो बेहोश हो चुके हैं। लेकिन फिर भी तस्दीक करने के लिए वो दोनों के पास गया और उनको आवाज़ें देता रहा। आवाज़ें देने पे जब नहीं जागे तो उसने हाथ से हिला के देखा तस्दीक के लिए, तो दोनों हाथ से झंझोड़ने पे भी जब नहीं जागे तो समझ गया वो बेहोश हो चुके हैं। अब वो रिलैक्स था दिमागी तौर पे। अपने कमरे में गया और जो उसको पढ़ने के लिए लफ्ज़ उसने समझाए थे, वो तरीका जो भी एक चिल्ले का बताया था, अब वो तैयार था और उस कमरे में बैठ के उसने चिल्ला करना शुरू कर दिया। 7 दिन खामोशी के साथ वो चिल्ला वहां पे बैठ के करता रहा। 8वें दिन उन्होंने कहा था कि तुम्हें किसी औरत के पास जाना है। 7 दिन सिर्फ बैठ के पढ़ना था। 7 दिन जब उसने पढ़ लिया तो वो उस दरबार पे गया, उस दरबार पे नहीं, उस आमिल के पास गया और उनसे जाके कहा कि 7 दिन वो वजीफ़ा करते हुए मुकम्मल हो गया। तो उन्होंने कहा कुछ हुआ है? उन्होंने कहा नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। तो उसने कहा तैयार हो जाओ, अभी बहुत कुछ होने वाला है। आज से वो सिलसिला शुरू होने जा रहा है कि तुम शाम होते ही यहाँ आओगे इस जगह पे, तुम्हें उसके साथ जिस्मानी ताल्लुक़ बनाना होगा और उसके बाद सीधा घर जाओगे, वालिदैन को सुला के अमल करोगे। पहले दिन जब वो नापाकी की हालत में घर जा रहा था तो उस दिन शायद उसका ज़मीर उसको मलामत कर रहा था कि ये मैंने क्या किया है, ये मैं किस तरफ जा रहा हूँ। उस दिन उसको एहसास हुआ कि मैंने माँ बाप को गोलियां भी दी हैं, लेकिन सब बातों के ऊपर जब ये बात गालिब आती कि उसने मुझे थप्पड़ मारा है, मैंने उसको हासिल करना है, तो वो सब भूल जाता और गुस्से में आ जाता। और घर जाके उसने बैठ के उस रात पढ़ाई की। जब वो कहता है उस रात उसने पढ़ाई की शौकीन है, तो उसके कानों ने अजीबो गरीब सी आवाज़ें सुनी, जैसे कुछ कोई बोल रहा हो, कोई मक्खी मच्छर हो जो गुजरा हो, लेकिन इतनी ऊंची आवाज़ में कि जैसे 10 मक्खियाँ इकट्ठे गुजरें शोर करती हुई, तो इस तरह की आवाज़ थी, शां करके कोई गुजरता। अजीब सी आवाज़ें आती रहीं, लेकिन इससे ज़्यादा उसको कुछ महसूस नहीं हुआ। दूसरी रात फिर वो अपनी दुकान पे सारा दिन काम करता रहा। सुबह कोई 2-3 घंटे सोया वो वजीफ़ा मुकम्मल करने के बाद। दुकान पे गया, सारा दिन दुकान पे रहा। वालिदैन अब आदी हो चुके थे, सुबह उठते तो उनको ये एहसास ना रहता कि वो रात सारी गहरी नींद सोए रहते। हाँ, बेटे से एक बात का जिक्र ज़रूर करते, आजकल नींद बहुत अच्छी आती है, इतनी सुकून की नींद कभी पहले नहीं आई। वो बेचारे मासूम से लोग नहीं जानते थे कि वो बेहोशी किसी हालत में होते हैं। वो इतनी हैवी डोज भी नहीं थी कि वो बहुत ज़्यादा बेहोश होते, लेकिन वो 4-5 घंटे जो उसने बैठ के पढ़ना होता था, उतने अरसा वो बेहोश ही रहते। शाम को अपनी शॉप पे बैठता और एक टाइम पे वो शॉप बंद करता, उस आमिल के, उस चेले के पास जाता और वहाँ से फारिग होने के बाद सीधा घर और उसके बाद अमल करना शुरू कर देता। इस दौरान जो उन्होंने उनसे, उस शौकी से, उस चेले ने जो काम या बाबा ने करवाए थे, वो कुछ ऐसी चीज़ें भी थी जो मैं इस वक्त डिस्कस नहीं कर रहा, उसको स्किप कर रहा हूँ, मकसद नहीं उस तरह बताने, क्योंकि ये फैमिली भी ये शो सुनती है। वरना ये जो
काला जादू किया जाता है, उसमें ऐसा ऐसा कुछ कराया जाता है कि आप काफिर तो हो ही जाते हैं, दायरा इस्लाम से खारिज तो हो ही जाते हैं, लेकिन ऐसा ऐसा कुछ किया जाता है कि ऐसी चीज़ों को आपको खुदा मानना पड़ता है जो किसी भी मज़हब में जायज़ नहीं है। किसी भी मज़हब में, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो यहूदी हो, कोई भी मज़हब वो काम नहीं करेगा जो वो करवाया जाता है। सो उससे भी ऐसे काम करवाए जा रहे थे और वो किए जा रहा था। दूसरी रात भी उन आवाज़ों के अलावा उसको कुछ ख़ास महसूस नहीं हुआ, लेकिन 15वीं रात जब वो बैठा उस घर में कुछ कर रहा था तो कहता है उस रात शौकी ने अपने कमरे के बाहर बहुत सारे शैडो थे, ब्लैक शैडो, इधर से उधर भागते हुए देखे, लेकिन वो डरा नहीं क्योंकि अपने घर में बैठा हुआ था और उसको उन्होंने बता दिया था कि ये दायरा कड़ा लगा के बैठना, और वो दायरा कड़ा लगा के बैठा हुआ था। 20 दिन हो चुके थे, आवाज़ें आई, शैडो नज़र आ रहे थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें उसको नज़र आईं, लेकिन अभी तक वो डरा नहीं था, वो खौफज़दा नहीं था। लेकिन 21वीं रात जब वो उस चेले के पास गया तो वो आज चेला अपनी जगह पे नहीं था। वो काफ़ी देर उसका इंतज़ार करता रहा क्योंकि उसने वो प्रोसीजर मुकम्मल करना था, और प्रोसीजर मुकम्मल करने के बाद उस जगह पे पहुंचना था चिल्ला करने के लिए अपने घर। काफ़ी देर वो इंतज़ार करता रहा, यहाँ तक कि वो बहुत लेट हो रहा था। वालिदैन भी परेशान हो जाते अगर वो लेट हो जाता, तो मजबूरन वो ऐसे ही भागा बग़ैर कोई ताल्लुक़ कायम किए और आके वालिदैन को सुला के वो पढ़ने बैठ गया। और 21 रातें मुकम्मल करने के बाद जब उस बाबा के पास पहुंचा तो उन्होंने बताया कि तुमने सही तरीके इसको अंजाम नहीं दिया। उसने कहा मैंने तो जैसे जैसे आपने कहा है वैसे वैसे किया है। तो उन्होंने बताया कि 21वीं रात तो अहम सबसे रात थी, जो तुमने सब कुछ करना था, तो तुमने वो क्यों नहीं किया। अब वो चेला उस आमिल के पीछे खड़ा हुआ था और उसको इशारे कर रहा था चुप, कि मेरा ना बताना, चुप, क्योंकि वो उनको कैसे बताता कि इसने जिम्मेदारी ली हुई है, सारे ये मेरे काम करवा रहा है। जब मैं कल यहाँ पे बैठा रहा तो ये यहाँ पे था ही नहीं, जब ये होता तो मैं कोई अमल करता। तो बुज़ुर्ग ने उसको गुस्सा करके कहा चला जा, तू हमारी भी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल रहा है, तेरी वजह से मेरी ज़िंदगी ख़तरे में आ गई थी, मैं भी परेशान हो गया था, बड़ी मुश्किलों से बचा हूँ। और ऐसे डांट ढूंढ के उसको निकाल दिया। जब वो बाहर निकला तो चेला चलता हुआ पीछे बाहर आ गया। तो वो एकदम गुस्से में था, तो उसने आते ही हाथ जोड़ लिया। उसने कहा खामोश, उनको ना बताना, वो इस वक्त जलाल में हैं, इस वक्त शदीद गुस्से में है, क्योंकि रात उनकी ज़िंदगी को भी ख़तरा हुआ तुम्हारी वजह से। तो उसने कहा इसमें मेरा क्या कसूर है, तुम मौजूद नहीं थे, मैं तो आया था इस काम के लिए, तुमने मेरा काम नहीं किया। तो उसने एक अपनी मजबूरी इस तरह की बढ़ाई कि मेरे घर में ये हो गया था, ये हो गया था, इस तरह की क़यामत आ गई थी, इस तरह का मसला हो गया था, मैं अपनी फैमिली को इमरजेंसी में लेके अस्पताल गया हुआ था, और यहाँ पे कोई अस्पताल है नहीं, मैं शहर गया हुआ था। अगर मैं ऐसा ना करता तो मेरी बीवी मर जाती, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती होगी, ये होगी, वो होगी। तो उसने कहा मेरा क्या कसूर है, मैं क्या करूँ। उसने कहा हाँ एक काम करो, अभी तुम चले जाओ, बाबा जी इस वक्त गुस्से में हैं, जलाल में, मैं इनको ठंडा जब कर लूँगा तो तुम दोबारा आना, मैं तुम्हारा दोबारा काम करवा दूँगा। हाँ बाबा जी के साथ बदतमीज़ी मत करना, बाबा जी के साथ गुस्सा मत करना, वो जलाल में अगर उन्हें ज़रा कुछ कह दिया तो तुम्हें जला कर भस्म कर देंगे। साथ साथ डराते भी है ना ये लोग। उसको इतना डरा भी दिया कि वो घर आ गया। सोचता रहा कि मैं इतना गुनाह भी कर चुका, इतना बुरा भी कर चुका, वालिदैन को सुला भी चुका, गोलियां खिला खिला के रिजल्ट क्या मिला। क्या उसने जानबूझ के ऐसा किया, लेकिन वो जिस तरह कस्में उठा रहा था, या उसकी फैमिली के साथ मसला, वो बेचारा इस बात से नावाकिफ़ था कि असल में ये मिले हुए होते हैं। और जान के बहुत दफ़ा मेरे पास इस तरह के केस आए हैं, इस तरह के मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, लोगों ने आके बताए हैं कि ये किया, ये किया, ये किया, जब एंड पे नहीं हुआ तो आमिल नहीं किया, आपने ये वाली गलती कर दी थी इस वजह से नहीं हुआ, आपने ये वाला जो काम किया था ना ये गलत था इस वजह से नहीं हुआ, आपने ये गलत किया इसलिए नहीं हुआ। उस बेचारे को भी वही ब्लैकमेल किया गया कि तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से मेरी भी जान जा रही थी, उल्टा उसको डांट के भगा दिया। अब वो परेशान हो गया, ये तो मैं वहीं का वहीं खड़ा हूँ, करूँ तो क्या करूँ, अब मैं कैसे करूँ, अब मुझे क्या करूँ, मुझे उसको समझ कुछ ना आए। काफ़ी दिन वो बेचैन रहा। वालिदैन भी इस बात को जान रहे थे, वो बुझा बुझा सा है, उदास उदास है, वो उससे पूछते और वो टाल जाता, बात ना करता, वालिदैन को बताता नहीं कि उसके साथ क्या चल रहा है, उसके साथ क्या मामला हाल है।
लेकिन वालदैन उस टैबलेट को 21 दिन जो खाते रहते, वो उनकी ज़िंदगी पे ज़रूर इस तरह असरअंदाज हुई थी कि वो थके थके से, बुझे बुझे से, डिस्टर्ब से रहने लगे थे। और अब उसको वो बज़ाहिर भी कह रहे थे कि हमें बेटा, माँ स्पेशली कहती है बाप के बारे में कि बेटा तुम्हारे मेरे साथ भी है, तुम्हारा बाप की तो हालत बहुत ही अजीब है, कभी वो इस तरह होता है, बैठे बैठे ये हो जाता है, वो हो जाता है, वो हो जाता है। अंदर से वो जानता था ये सब कुछ उस टैबलेट की वजह से हुआ है जो उसने माँ बाप को खिलाई थी। बाप की वो खिदमत करने में लग गया, लेकिन बाप की सेहत थी कि अजीब से अजीब होती जा रही थी, यहाँ तक कि उसने खाना पीना कम कर दिया, आहिस्ता आहिस्ता कम करता गया, यहाँ तक कि वो बीमार पड़ गया। और बीमार के बाद अल्लाह को प्यारा हो गया। वो अंदर से था कि ये शायद मेरी वजह से हुआ है, उसका ज़मीर उसको मलामत कर रहा था, लेकिन फिर भी वो जुनून, वो गुस्सा तारी हो जाता कि मैंने उससे शादी करनी है। फिर उसकी तलाश, उसकी जुस्तजू उसी तरह जारी रही। किसी ने बताया कि एक बहुत पहुंचा हुआ आमिल है जो करता तो काला है लेकिन करता 100% है। उसकी आज भी ख्वाबों में वो हूर परी, वो शहजादी, वो परिस्तान से आई हुई परी उसके ख्वाबों में आती। आज भी वो उसके लिए बेचैन था, वो आज भी उसके ख्वाब देखता था। उसका एक जुनून, वो एक साइको हो चुका था कि मैंने अब उसको हासिल करना है। और वो उस आमिल के पास जा पहुंचा। काली स्याह उसकी रंगत थी, होंठ उसके बिल्कुल काले स्याह हो चुके थे। हर वक्त उसके हाथ में सिगरेट होती थी। जब वो सिगरेट बुझाता था तो साथ ही दूसरी सिगरेट लगा लेता था, वो बुझाता था तो दूसरी सिगरेट लगा लेता था। लंबे लंबे से उसके बाल थे, तेल से भरे हुए थे, चपड़ चपड़ तेल में, काला स्याह रंगत, काले स्याह उसके बाल। वो अजीब सा था, उसको देख के डर सा लगा। जब उसके पास पहुंचा तो उसने कहा, हाँ मैं जानता हूं तू किस लिए आया है मेरे पास। तो वो खामोश रहा कि देखूं ये क्या कहता है। उसने कहा, तो इश्क में मुब्तला है। वो काला स्याह आमिल बोला, मुझे पता है तू इश्क में मुब्तला है, तो किसी के पीछे आशिक है, तो उसको पाना चाहता है। तो वो सर हिला के बोला, जी मैं उसको पाना चाहता हूं। उसने कहा, वो सब कुछ कर लेगा जो मैं तुझे बोलूंगा। तो उसने उसे कहा, हाँ जी मैं सब कुछ कर लूंगा। उसने कहा, ठीक है कल हमारे पास दोबारा ना, आज चला जा, कल आना। लेकिन कुछ चीज़ें उसने उसके दिमाग में डाल दी शौकी के कि ये फैसले करके आना, तुम्हें करना पड़ेगा। अब वो सारा रास्ता उसी तरह सोचता रहा जिस तरह पहले आमिल के पास जाते हुए सोच रहा था कि गलाजत में करना पड़ेगा। लेकिन उसने तो अजीब ही फरमाइश की थी। उसने कहा कि वो जो कुछ चिल्ले के दौरान जो चीज़ें सामने आएंगी, वो जो फरमाइश करेंगी तुम्हें वो पूरी करनी होगी, वो कुछ भी हो सकती है। तो वो अपने दिल को तसल्ली कर रहा था, वो इतना बुरा अमल कर रहा हूँ मैं, तो ये तो क्या मुझसे फरमाइश करेंगी, पैसे की, दौलत की, या कुछ तरह की फरमाइश करेंगी, जो मेरे पास है मैं दे दूंगा, मुझे उसको हासिल करना है, या जो भी होगा, जब मैं इतना कर चुका हूँ तो ये भी कर लूँगा। और अगले दिन वो पहुँचा, उसने कहा, जी मुझे कबूल है हर वो शर्त। तो वो आमिल बोला, मेरी नहीं उनकी शराइत। उसने कहा, मुझे हर शर्त कबूल है। उसने कहा, ठीक है जा, फिर तुझे 41 दिन कब्रिस्तान के अंदर बैठ के अमल करना होगा। उसने कहा, जी मेरे गांव के साथ एक कब्रिस्तान है, वहाँ पे मैं अमल करूँगा। उसने कहा, वहाँ नहीं, जो उससे दूर कब्रिस्तान है वहाँ पे, जहाँ पे लावारिस दफनाते हैं। ये वही कब्रिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे मैंने प्रोग्राम किया था। उसने उसको समझाया कि ये पढ़ना होगा, ये दायरा कड़ा करना होगा, और बहुत सारी चीज़ें जो अमलियात की, वो भी काला जादू से करवाना जा रहा था। ये चीज़ें हैं, ये तुम्हें करना होगा, डरना नहीं है, मेरे साथ मुसलसल राब्ते में रहना है, और मैं जो कुछ बताता जाऊं वो करते जाना है। लेकिन जब तक मैं बुलाऊं ना, आना नहीं, और वैसे ही करते जाना। इजाज़त ली और चल पड़ा। घर के अंदर तो बैठ के शायद उसको डर लगा था, लेकिन इतना कम लगा था, लेकिन अब उसको एक कब्रिस्तान के अंदर बैठ के अमल करना था। वो यारों दोस्तों से मिलना छोड़ चुका था, शॉप पे भी टाइम देता था, ध्यान उसका कम ही शॉप की तरफ होता था। उसको नींद आई रहती, उसके दिमाग में वो हूर परी छाई रहती। और जिस रात उसने कब्रिस्तान जाना था, उसने तैयारी की और वो कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। हर तरफ खामोशी, वीरान कब्रिस्तान, कब्रें ही कब्रें थीं, और दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी। आबादी से वो बहुत दूर था, उसको वहां तक पहुंचते हुए आधा घंटा लग गया था। जब उस कब्रिस्तान में वो दाखिल हुआ तो उसका दिल धड़क रहा था, वो खौफजदा था। घर का चिल्ला और था, ये कब्रिस्तान के अंदर का चिल्ला था।
हर तरफ खामोशी थी, लेकिन उसको लग रहा था जैसे यहाँ पे मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत कुछ है जो इस वक्त मेरे सामने आने वाला है। वो गया, जिस तरह उसने उसको समझाया था उस तरह कब्रें देखते देखते एक बहुत पुरानी कब्र उसको नज़र आई। उसके करीब उसने जगह बनाई, साफ सफाई सुथराई थोड़ी सी की, उसके बाद दायरा कड़ा उस तरह जिस तरह उसने लगाया कहा था उस तरह उसने दायरा कड़ा लगाया और उसके अंदर बैठ गया। उसने उसको एक वाइट कलर का कपड़ा बना के दिया था मुसल्ले की तरह का, जिसके ऊपर अजीबो गरीब मतलब लिखा हुआ था, अजीबो गरीब था, जिसको पढ़ नहीं सकता था वो क्या लिखा हुआ था। जैसे खोपड़ियाँ टाइप चीज़ें बनाई होती हैं, खोपड़ी तो प्रॉपर नहीं थी, उससे मिलती जुलती कुछ चीज़ें बनाई हुई थी, अजीब सा लिखा हुआ था। वो उसने बिछाया और उसके ऊपर पढ़ने के लिए बैठ गया। उस आमिल ने उसको कहा था आंखें खुली रखना, नीचे ना करना। उसने आंखें खुली रखी और धड़कते दिल के साथ वो अकेला लेफ्ट और राइट दोनों तरफ कब्रें और उसके बीच में वो बैठा पढ़ रहा था। सामने भी कब्रें थीं, पीछे भी कब्रें थीं और इधर उधर दरख्त ही दरख्त थे। उस कब्रिस्तान के अंदर घने दरख्त थे जो गोल दायरा बनाए हुए थे उस कब्रिस्तान के। जिस तरह दीवार होती है कब्रिस्तान के चारों तरफ, वो दीवार की बजाय दरख्त थे। उसको लंबे लंबे सामने दरख्त नज़र आ रहे थे और वो कब्रों के बीच में बैठ के वो पढ़ रहा था। लेकिन घर के अंदर तो उसको आवाज़ें वगैरह सुनाई दी थी, यहाँ कब्रिस्तान के अंदर पहली रात उसको कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उसको कुछ खौफ कम हुआ कि ये ज़रा कोई आसान चिल्ला है, इसमें कुछ नहीं हुआ। पहली रात उसकी सुकून के साथ गुजर गई, दूसरी रात भी सुकून से गुजरी, तीसरी रात वो कह रहा है वो चिल्ला मैंने जैसे ही शुरू किया, जैसे ही शौकी ने चिल्ला शुरू किया तो वहाँ पे एक भेड़िया नुमा जानवर, जैसे भेड़िया ही था लेकिन वो बहुत बड़ा था साइज़ में, वो उसके बिल्कुल सामने आया, खड़ा कुछ सेकंड उसको खड़ा होकर देखता रहा और उसके बाद आगे से गुजर गया। एक्टिव होके बैठा रहा, लेकिन बाबा ने उसको, उस बुजुर्ग तो नहीं, उस आमिल ने उसको ये कहा था कि कोई चीज़ इसके अंदर दाखिल नहीं हो सकती। जानवर, वो मखलूक अपनी मर्जी है, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वो मखलूक जो तुम्हारे ताबे होगी, वो मखलूक जो तुम्हारा काम करेगी, वो तुम्हारे करीब ज़रूर आ सकती है, नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जानवर नहीं आ सकता। तो वो एक्टिव होके बैठा रहा, लेकिन वो जो भेड़िया नुमासा था वो वहाँ से चला गया। अगली रात जब वो दोबारा आके पढ़ने के लिए बैठा तो ऐसे लगता था जैसे भेड़िया पहले से उसका इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया वो चलता हुआ सीधा आराम से उसके पास आया। उसके बड़े बड़े दांत नज़र आ रहे थे, जैसे वो खूनखार है और उसका मुंह खून से ऐसे भरा हुआ था जैसे चीर फाड़ के आया किसी चीज़ को। वो आया और सामने खड़े होकर उसको देखना शुरू हो गया। उसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता कांपना शुरू हो गया कि ये क्या बला है, ये कोई भेड़िया कहूँ, ये भेड़िए से तो बहुत बड़ा है, ये क्या है। और वो ऐसे हल्का हल्का घुरा रहा था जैसे अभी उसके ऊपर झपट पड़ेगा। एकदम उसके दिल ने कहा कि मैं उठ के भागूं, लेकिन उसको याद आ गया कि उसने कहा था उठना नहीं है, दायरा तोड़ना नहीं है, वरना मार दिए जाओगे। काफ़ी देर वो वहाँ पे खड़ा रहा, उसके बाद वापस चला गया। अगले दिन उसके अंदर एक और खौफ पैदा हो चुका था कि काम अब शुरू हो चुका है, और ऐसा ही हुआ। आज 3-4 भेड़िए थे जो उसके इंतज़ार कर रहे थे। वो जैसे ही गया, वो 3-4 जो थे वो आए और आके उसके सामने इधर इधर सारे खड़े हो गए, उसको घूरना शुरू हो गए। और कुछ देर उसने देखा कि उन सब ने वहाँ पे गलाजत की, पेशाब किया, और उसके बाद पेशाब करके उसके बाद वहाँ से चले गए। 2 से 3 रातें कह रहा है उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन मेरा खौफ पता नहीं क्यों कह रहा है मेरा बढ़ चुका था, मैं और ज़्यादा डर चुका था। अगली रात जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो एक और भयानक मंजर मेरा इंतज़ार कर रहा था। एक बूढ़ी औरत जिसकी कमर झुकी हुई सी थी, लेकिन उसके हाथ में कोई डंडा वगैरह नहीं था। उसने सर पे टोकरी उठाई हुई थी, रेड कलर का दुपट्टा टाइप सा था जिसने उसने मुंह को ढांपा हुआ था। वो चुनरी टाइप थी उसने अपने जिस्म पे डाली हुई थी, और वो टोकरी लेके बिल्कुल उसी जगह से गुजरी जिस जगह से वो भेड़िया पहले दिन गुजरा था। वो रुकी, उसने भेड़िए की तरह ही उसको खड़े होकर देखा, लेकिन उसका चेहरा नहीं देख सका, वो दूर थी। और उसके बाद वो चली गई। वो कांपना शुरू हो गया कि ये टोकरे में क्या था, ये बूढ़ी औरत कौन थी जो वो सामने आई। रेड कलर का उसने कोई एक दुपट्टा टाइप या चादर टाइप उसको पहनी हुई थी, और वो गुजर गई। अगली रात जब वो वहाँ पे उसी जगह पे पहुँचा, उसने दायरा कड़ा लगाया और पढ़ने के लिए बैठा, तो वो दरख्त के साथ ही उसको नजर आया कि औरत आज पहले से मौजूद है और टोकरा लेके
खड़ी हुई है। आज उसने सर की बजाय साइड पे टोकरा पकड़ा हुआ था, और वो बूढ़ी औरत जिसकी कमर टेढ़ी सी थी, उसने टोकरा इस तरह पकड़ा हुआ था साइड पे। वो जैसे ही पढ़ने के लिए बैठा, वो चलती हुई उस कब्रिस्तान में जहां पे हर तरफ खामोशी थी, एक बूढ़ी औरत चलती हुई उसकी तरफ आ रही थी। वो जैसे ही उसके करीब पहुंची तो उसने टोकरी उठा के जमीन पे रख दी। अभी तक उसने उसका चेहरा नहीं देखा था। पढ़ते हुए जब उसने टोकरी के अंदर देखा तो टोकरी के अंदर ऐसे लगा जैसे हाथ पांव कटे हुए से हों, गोश्त के लोथड़े से हों, गोश्त के टुकड़े से हों, जो खून से भरी हुई वो टोकरी थी, जैसे कटी हुई चीजें हों। तमाम हाथ पांव नहीं थे, कुछ हाथ पांव भी थे, और बाकी खून से लोथड़े थे, गोश्त के टुकड़े थे, जिससे वो टोकरी भरी हुई थी और खून ही खून था उसके अंदर। उसने फौरी तौर पे आंखें बंद कर ली और पढ़ना शुरू कर दिया कि अब उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी वो उसको देख सके। उसने सर नीचे किया और पढ़ना शुरू कर दिया तो किसी ने, उसको महसूस हुआ उसके बालों को किसने पकड़ा है। जैसे ही उसके बालों को किसने पकड़ा तो बालों को पकड़ने के बाद उसके सर को झटका मार के ऊपर की तरफ खींचा गया, क्योंकि वो सर इस तरह नीचे करके बैठा था। और इस तरह नीचे करके जब वो पढ़ रहा था तो किसी ने बालों से पकड़ के उसके सर को ऊपर खींचा, और इतने जोर से उसके बाल खींचे गए कि एकदम उसको देखना पड़ा। तो उसने देखा वही बूढ़ी औरत दायरे से तो बाहर है, दायरे के अंदर तो नहीं है, उसकी टांगे दायरे के बाहर हैं, लेकिन अब वो इतनी लंबी हो चुकी है कि वहीं से खड़े होकर उसका हाथ उसके सर पे आया है और उसके सर को, बालों को उसने पकड़ के ऊपर किया है। और एक अजीब सी, भयानक सी उसके मुंह से एक आवाज़ निकली। उसने उस आवाज़ में उसको कहा, मेरी तरफ देख। वो आवाज़ ऐसी थी जिसे इंतहाई किसी बूढ़ी औरत की हो, लेकिन बहुत ही कपकपाती, भयानक सी आवाज़ थी। इंसानों जैसी आवाज़ नहीं थी, बहुत ही पतली, अजीब सी आवाज़ थी, जैसे कोई जानवर इंसान की तरह बोल रहा। वो कह रहा है मुझसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैंने पहले इस तरह की अजीब व गरीब आवाज़ नहीं सुनी, लेकिन इतना मुझे समझ आ गया। उसने कहा कि उसका मकसद था, मेरी तरफ देखो। और जब मैंने उसकी तरफ देखा तो उसका हाथ, एक हाथ तो मेरे बालों में था और दूसरा जो हाथ था, इंतहाई बूढ़ा हाथ, हड्डियों से भरा हुआ। गोश्त नहीं था, सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां थीं, जैसे ढांचे के हाथ होते हैं, ऐसे ढांचे की तरफ हाथ था जो मेरा पहली निगाह पड़ी। और उसके बाद जब मैंने उस औरत को देखा तो वो एक बूढ़ी इस तरह की औरत थी जैसे कोई 200 साल बूढ़ी औरत हो। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, नाक उसकी काफ़ी ज़्यादा लंबी थी, ये हिस्सा उसका चूंच की तरह का था, और बहुत ही भयानक थी। जो उसकी आंखें थीं वो अजीब व गरीब सी थीं, वो इस तरह गोल नहीं थी, अजीब सी आंखें थीं, जैसे नोकों वाली आंखें होती हैं, और लाल रेड कलर की आंखें, सुर्ख आंखें, और झुर्रियों से भरा हुआ उसका चेहरा। और उसके कान जो थे वो लटके हुए थे, इतने बड़े बड़े कान थे, यहाँ तक नजर आ रहे थे। जब उसने उसके चेहरे की तरफ देखा तो वो लरजना शुरू हो गया। अभी उसने उसके चेहरे की तरफ देखा ही था कि उसके कानों ने आवाज़ सुनी, उसको कह रही थी मेरी तरफ देखते रहो। और वो जो हाथ थे वो एक ढांचे के हाथ थे, गोश्त नहीं था, सिर्फ हड्डियां थीं। बहुत ही भयानक चेहरा, झुर्रियों से भरा हुआ चेहरा, नाक एक लंबा सा, आंखें नोकदार, कोने निकले हुए थे आंख के, और उसके स्पेशली जो दांत थे, वो कह रहा है वो इतने भयानक थे कि वो नोक वाले, गैप था उन दांतों के बीच में, जुड़े हुए आपस में नहीं थे, गैप था उन दांतों के बीच में, और लंबे लंबे थे। ऐसे लग रहा था फ्रंट पे जैसे सिर्फ 5-6 दांत थे, और जिस तरह जानवर के होते हैं, शेर के या किसी के नोक वाले दांत, इस तरह बड़े बड़े नोक वाले उसके दांत थे। और वो मुंह से, नीचे वाले होंठों से बाहर आ रहे थे। जब वो मुंह बंद भी करती थी तो वो दांत फिर भी होंठों से बाहर आते थे, इतने बड़े दांत थे उसके। वो उसके सामने बैठ गई, लेकिन एक उसने अक्लमंदी की, वो पढ़ता रहा, उसने पढ़ना नहीं छोड़ा। अब उस बुढ़िया ने क्या किया, वो जो टोकरी के अंदर उसने को लोथड़े रखे हुए थे उठा उठा के फेंकने शुरू कर दिए थे। और वही भेड़िए जो उसने देखे थे 3-4, और पहले दिन एक देखा था, वो आते, उनको खाते, हुराते, आपस में लड़ते और एक दूसरे से छीन छीन के खाते, यहाँ तक कि वो जितनी देर पढ़ता रहा उठा उठा के फेंकती रही। पूरी टोकरी उसने खाली कर दी उन जानवरों को फेंक के, और इतनी देर में वो पढ़ता रहा। जब उसकी पढ़ाई का टाइम ख़त्म हो गया, उसने ख़त्म की, तो वो भी उठ के खड़ी हुई, उसने अपनी टोकरी उठाई और वो चली गई। और वो जो कांप रहा था, खौफज़दा हुआ था, बेहोश होने वाला था, लेकिन उसने पढ़ना बंद नहीं किया, यहाँ तक उसने अपना दायरा कड़ा ख़त्म किया, देखा इधर उधर कोई नहीं है, और उसके बाद उसने घर की तरफ दौड़ लगा दी। हाँपते खांपते वो घर पहुँचा तो वो कांप रहा था, वो लरज रहा था, उसने भयानक चीज़ देखी थी आज।
बाप वैसे ही मर चुका था। अब कुछ दिन मुसलसल यही सिलसिला रहा कि वो आती, टोकरी लेके उसके सामने बैठती, और उसकी जरूरत नहीं थी, जिस तरह उसने उसके बाल खींचे थे कि वो नीचे सर कर सकता, और वो उठा उठा के फेंकती रहती, और वो बैठी उसको देखती रहती, घूरती रहती, इस अंदाज में जैसे ये गलती करे और उसको खा जाए। और एक दिन आखिरकार वो बोल ही पड़ी कि मैं इस इंतज़ार में हूँ, तू कब पढ़ना बंद करे, मैं तुझे खा जाऊँ, मैं तुझे खाने के लिए आई हूँ। लेकिन वो कांपता, घबराता, लेकिन पढ़ता रहता। कई दफ़ा वो कहता है शौकी ने, क्योंकि ये सारी स्टोरी शौकी ने उसको पहले अपने दोस्त फयाज़ को सुनाई थी, कि मेरा कई दफ़ा दिल किया मैं रोक दूँ, लेकिन उस आमिल ने कहा था कि अगर रोकोगे तो वो तुम्हें मार देंगे। कुछ दिनों के बाद वो जो औरत बैठी हुई थी, जिस दिन उसको ख़त्म करने लगा, तो उसने कहा, आज मेरी फरमाइश भी पूरी कर। कल जब तू यहाँ पे आई तो अपनी माँ के बाल काट के आई सारे। अगर तूने ऐसा ना किया तो माँ भी मरेगी, तू भी मरेगा, बाल सारे मेरे पास लेके आई। ये कहा और उठ के चली गई। वो दायरा मुकम्मल करके, जो एक आदि तो उस औरत का हो चुका था, लेकिन कांपता था कि जल्दी से वो चली जाए। वो जितनी देर उसको देखता रहता था, उसका दिल को कुछ होता रहता था। सारी रात वो सोचता रहा, क्या करूं, क्या माँ के बाल काटूं या ना काटूं, वो तो मुझे मार देगी। आखिरकार उठा खामोशी से, माँ के सारे बाल उसने काट लिए। और अगले दिन जाके जब वो पढ़ने के लिए बैठा, तो वो वहाँ पे पहले ही जो उसका इंतज़ार कर रही थी कि बाल लाया है तू, तारा कड़ा लगा के जैसे ही बैठा वो उसके करीब आई, तो उसने बाल उठा के बाहर फेंक दिए। तो वो बोली, इतना जुनून है तेरे अंदर, तो उसको पाना चाहता है? अभी तो और भी फरमाइशें हैं जो तूने मेरी पूरी करनी है। तू पूरी कर गया तो फिर मैं तुझे दूंगी वो, नहीं तो तुझे और तेरी माँ को मार दूंगी। और वो फिर पढ़ने लग गया। वो अंदर से बहुत घबराया हुआ था। वो एक ऐसा काम कराया था कि माँ के बाल भी काट आया था, लेकिन उसके ज़मीर उसको मलामत कर रहा था या नहीं, लेकिन अब वो मजबूर हो चुका था। हर वो गलत काम जो उसको कहा जा रहा था वो किए जा रहा था। और एक रात जब वो अपना वजीफ़ा मुकम्मल करके गया, तो वह रात सारी जो उसने पढ़ा था और बाकी टाइम जो बचा था वो रोता रहा, क्योंकि अब फरमाइश बहुत खौफनाक हो चुकी थी। सुबह वो अपनी दुकान पे तो गया, लेकिन दिन का ही टाइम था। वो उठा और अपने उस पुराने दोस्त फयाज़ के पास चला गया। ढूंढता ढूंढता जब फयाज़ के पास पे गया, फयाज़ ने कहा, कहाँ गुम है यार, इतने अरसे से मैं तेरा पता कर रहा हूँ, तेरा कोई अता पता नहीं है। तो उसको गले मिल के रो पड़ा और उसने कहा, आज दिल का बोझ हल्का करना है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। उसने कहा, आजा कहीं बैठते हैं। उसने कहा, अलग कहीं जाके खेतों में बैठते हैं। खेतों में बैठे तो उसने पहले दिन से लेकर एंड तक कहानी सारी फयाज़ को सुनाने के बाद धाड़ों धाड़ रोता रहा और कहा, अब उसकी फरमाइश ये है, माँ की गर्दन को यहाँ से काट और मुझे खून ला के दे माँ का। मैं माँ का खून कैसे ला के दूँ? मैं माँ की गर्दन कैसे काटूँ? मैं छुरी कैसे रखूँ माँ को? मारना नहीं है माँ को, लेकिन खून निकालना है। मैं यहाँ से छुरी कैसे रखूँ? तो फयाज़ खुद डर गया कि तू इस हद तक आगे चला गया है कि तुझे ये एहसास नहीं, बाप मर गया तेरी गोलियों की वजह से और माँ के तूने बाल काट लिए, तो क्या गाँव वालों को पता नहीं लगा? उसने कहा, वो दुपट्टे से ढांप के रखती है, मैंने उसको कवर किया है ये कह के कि माँ बीमारी की वजह से तेरे बाल झड़ रहे हैं। तेरे बालों को रात को मैंने देखा था, इतने वो हुए हुए थे कि मैं खुद डर गया था कि मेरी माँ को कुछ ना हो जाए। तो माँ मैंने इस तरह काटे हैं कि तू खुद देख लेती बालों को तो तुझे कुछ हो जाता। माँ, मैंने माँ को इस तरह बड़ी मुश्किलों से, मैंने उस वक्त सेटिस्फाई तो कर दिया था, लेकिन मैं खुद उलझा हुआ हूँ। तो फयाज़ ने कहा, मैं तेरी और मदद नहीं कर सकता। हाँ, एक इमाम मस्जिद साहब हैं इस हमारे गांव में नहीं, फ़लाँ गांव में, उनके पास जाके मैं ज़रूर उनसे बात करता हूँ, अगर वो कोई हल बताते हैं मैं तुझे हल बताता हूँ। उसने कहा, मेरे पास 2 से 3 रातें रह गई हैं मेरे पास, मुझे ये काम करना है, और एक और काम भी उसने जो मुझे कहा है वो तुम्हें मैं नहीं बता सकता, वो भी करना है, वरना वो मुझे मार देगी। उसने कहा, चलो मैं कल ही उठते ही सुबह वहाँ पे चला जाऊँगा और उनसे मैं पता करता हूँ, वो जो भी हल देते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ। उसने उसको खुदाफिज किया। और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ तक तो स्टोरी सारी फयाज़ ने सुन ली थी, क्योंकि उसने उसको सुना दी थी। लेकिन अगले दिन जब वो जो मस्जिद के इमाम साहब थे, उनसे मिलने के बाद, उनसे पूछने के बाद क्या हल है, क्या तरीका है, किस तरह करना होगा, वो सारा पूछ के फयाज़ पहुँचा
शौकी के घर उसको बताने के लिए, उसकी दुकान पे, तो वो दुकान उसकी बंद थी। तो उसके घर चला गया। जब वो घर गया तो पता लगा वहाँ पे मजमा लगा हुआ है। लोगों से पता लगा कि शौकी की माँ मर चुकी है, पता नहीं क्या हुआ है, शौकी का कोई पता नहीं है, और उसकी आंखें खुली हुई थी जैसे खौफ के आलम में वो मर गई हो। वो तो रात बिल्कुल ठीक थी, लोग जो हमसाए वगैरह बता रहे थे वो तो ठीक थी, बिल्कुल सही थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ है, ऐसे लगता है बेदर्दी से उसको किसी ने गला घूंटा है, क्या किया, वो मर गई है। शौकी का पता नहीं है। शौकी को ढूंढना शुरू हुए, ढूंढते ढूंढते वो कब्रिस्तान तक पहुंचे तो किसने बताया शौकी तो कब्रिस्तान में है। वो सारे भागते हुए जब शौकी के पास गए तो एक कोई बच्चे की कब्र थी जो खुदी हुई थी, कंप्लीट नहीं हो चुका था उसका कुछ कफन भी, जो बहुत पुराना हो चुका था, वो कफन भी नजर आ रहा था। लेकिन शौकी वहां पे पागल पड़ा हुआ था, उसके हाथ मट्टी से भरे हुए थे। उस कब्र को खोदने वाला यकीनन वो शौकी ही था। एक साइड पे एक मुसल्ला भी बिछा पड़ा हुआ था। ये वही जगह थी जो वो फयाज तो समझ गया, अब दुनिया को समझ नहीं आई, यहाँ पे वो बैठ के चिल्ला करता था। वो कपड़ा उसका वाइट सा वहीं पे पड़ा हुआ था। लोग कह रहे थे ये किसका पड़ा हुआ है, ये क्या है। और शौकी के हाथ मुंह मट्टी से भरे हुए थे। यकीनन वो कब्र को खोदता रहा था, खोदते खोदते यहाँ तक पहुंचा था कि बच्चे का कफन नजर आना शुरू हो गया था। लेकिन शौकी जिंदा था, लेकिन अब पागल हुआ था। जब वो सारे गए तो उसने सबको पहचानने से इनकार कर दिया। उसका जो बिहेव था, देखना था, वो इस तरह था कि वो पागल है। सब ने उसको बताया कि तेरी माँ मर चुकी है, लेकिन उसको पता ही नहीं था कि ये कौन है और क्या कह रहे हैं। उसको पकड़ के ज़बरदस्ती गांव लेके गए, माँ का चेहरा दिखाया, मरी हुई माँ को, लेकिन उसको फिर भी होश नहीं था क्योंकि उसका दिमागी तवाज़ुन ख़त्म हो चुका था। गाँव वालों ने खुद से मिलके उसकी माँ का कफन दफन का बंदोबस्त किया, लेकिन वो बिल्कुल अब पागल था। उसको दिखाया गया, हकीम को, जो भी वहाँ के थे, उन्होंने कहा इसका दिमागी तवाज़ुन ख़त्म हो चुका है, ये पागल हो चुका है। फयाज का कहना है कुछ दिन खाता पीता वो नहीं था, ऐसे फिरता रहता था, और वो एक जनूनी पागल सा था जो कुछ दिन मज़ीद उसी तरह रहा। बग़ैर खाए पिए, ना पानी पीते किसने उसको देखा, ना खाते देखे, बग़ैर खाए पिए वो उस तरह ज़िंदा रहा कुछ दिन, और उसके बाद वो भी मर गया। और उसको उसी कब्रिस्तान में, उसी जगह पे दफनाया गया था जहाँ पे आपने आग लगे हुए देखी थी। आपके कैमरे ने जिस आग को रिकॉर्ड किया था वो किसी और की नहीं, वो शौकी की कब्र है। और उसके बाद मैं भी लरज़ गया, मुझे आज भी वो आग याद है। वो एक अजीबो गरीब सी आग थी, दुनिया की आग की तरह नहीं थी, वो शौकी की कब्र से निकल रही थी। मुझे नहीं पता था उस वक्त, जिस वक्त वो आग रिकॉर्ड हुई थी, किसकी कब्र है, लेकिन उन्होंने जब मुझे स्टोरी सुनाई तो उन्होंने कहा वो शौकी की कब्र थी जिसमें से वो आग निकल रही थी। यकीन मानिए मैं लरज़ गया था, मैं डर गया था। मैंने काफ़ी अर्सा आप लोगों को ये कहानी नहीं सुनाई, 2008 की बात होगी ये, और 8 के बाद 2020 में मैं आज ये कहानी सुना रहा हूँ। तो उसकी एक बात पे उस शख्स ने मुझे कहा था, फयाज तो नाम नहीं था, मैंने वह फर्जी रखा, कि मलिक साहब ये कहानी इसलिए सुना रहा हूँ कि कुछ लोग जुनून में, इश्क में इतने पागल तो हो जाते हैं, लेकिन जब इस तरह के आमलों के पास भागते हैं तो उसके बाद अपनी आखिरत भी ख़राब करते हैं, अपनी दुनिया भी ख़राब करते हैं, अपने माँ बाप का भी बुरा करते हैं। माँ बाप का अकलौता था, अगर वो आमलों के पास ना जाता तो ना उसकी माँ मरती, ना उसका बाप मरता, ना वो खुद मरता। वो मरा तो उन आमलों की वजह से मरा। मुझे नहीं पता वो कौन आमिल थे, मुझे उसने उनका अता पता नहीं बताया था कि वो कौन से थे, लेकिन उसने मुझे सारी स्टोरी सुना दी थी। खुदारा लोगों से कहिएगा इन आमलों के पास ना जाएं, ये आपका सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। वो अच्छा खासा उसका पैसा लूट के ले गए थे, जो कुछ उसके पास था वो उसने अपनी ज़मीनें तक बेच के उन आमलों को दिया था, दुकान ख़त्म कर दी थी, जो जमा पूंजी थी सब उसको दे चुका था। लेकिन फिर भी वो फ्राडिये थे, उन्होंने उसकी माँ को भी मार दिया, बाप को भी मार दिया, और उसको ख़ुद को भी पागल करके मार दिया। तो खुदारा ऐसे आमलों से बचें। आपके साथ कोई प्रॉब्लम है तो मैंने आपके सवाल के नाम से प्रोग्राम शुरू भी इसलिए किया था कि आप लोग अपना इलाज खुद करें। खुदा की कसम मैंने इसी तरह लोगों का इलाज किया, लोग ठीक हुए हैं। तो अपना इलाज खुद कीजिए, इन आमलों के पास मत जाइए। आज ये राज था सबक देने के लिए कि इन लोगों को सबक आए जो आमलों के पास जाते हैं। ये मैंने आज कहानी सुनाई, वरना इस राज को राज ही रहने देता। पता नहीं मैंने सही किया या गलत किया है, लेकिन अल्लाह जानता है मेरी नीयत ये है कि मैंने इस नीयत से सुनाई है ये कहानी। मेरे पास और भी बहुत सारी कहानियाँ जो आप लोगों ने भेजी हुई हैं, मैं सुना देता, लेकिन ये इस नीयत से सुनाई है कि इन आमलों से लोग बच सकें। ये आपका बेड़ा गर्क कर देंगे, ये आपके माँ बाप छीन लेंगे, आपकी दौलत छीन लेंगे, आपकी सबसे बढ़ के आपकी आखिरत ख़राब कर देंगे।
जहन्नम का रास्ता दिखा देंगे आपको। सो आज की स्टोरी जो मैंने आज आपको, एक राज था, बहुत बड़ा राज था, तो आज आपको सुना दिया। तो आप लोग भी अपनी मुझे स्टोरी सुनाइए, भेजिए, इंशाल्लाह वो भी मैं प्रोग्राम में शामिल करूँगा। सो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।